हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी पीटी एग्ज़ाम 2022। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसे एक बार ज़रूर देख लें। और जो लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं वो तो इसे ज़रूर ही देखें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय क्या थी, तो 1956 से 61 था। ध्यान रखिएगा, 1956 से 61 था। और ये किस पे आधारित है, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है, तो हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित है। और ध्यान रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था। पहला 1955 में लगाया गया था, इसके बाद है 1956 में लगाया गया था और 1959 में लगाया था। तो ध्यान रखिएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी। कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और 1959 ईस्वी में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना उड़ीसा में की गई थी 1959 में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। कब, तो 1964 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने स्टील प्लांट लगाया गया था, तो 3 लगाया गया था। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे जो बोकारो है ये किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। इसके बाद है कि समान वायु दाब वाले स्थल को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि समान वायु दाब वाले स्थल को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे बोलते हैं समदाब रेखा। और समान वर्षा वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं समवर्षा रेखा। समान ताप वाले रेखा को क्या बोलते हैं, तो समताप रेखा। इसके बाद है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं पागलपंथी आंदोलन, ये कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, नेता कौन थे, तो वो थे करम शाह। और ध्यान रखिएगा ये किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो गारो जनजाति। ठीक है, ध्यान रखिएगा गारो जनजाति के, ये जो मेघालय में गारो जनजाति है उसी के विरुद्ध में ये युद्ध किया गया था, पागलपंथी आंदोलन का। और किसके द्वारा, तो करम शाह के द्वारा। कब, तो 1813 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा यानी पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो वो है 7। चलिए देखते हैं कौन कौन है। पहला है बांग्लादेश, इसके बाद है चाइना, पाकिस्तान, इसके बाद है नेपाल, इसके बाद म्यांमार, भूटान, इसके बाद है अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा ये जो देख रहे हैं बांग्लादेश, ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाते हैं 40-96 किलोमीटर। इसके बाद है चाइना 34-88 किलोमीटर। इसके बाद है पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल जो है 1751 किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा जो म्यांमार है ये लगभग में 1600 के आसपास लगाता है और लगता है। और ये देख रहे हैं भूटान, इसकी सीमा भारत के साथ कितनी लगती है, तो 699 किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर। तो पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबी सीमा भारत के साथ कौन बनाता है, तो वो बांग्लादेश बनाता है। और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो वो अफगानिस्तान बनाता है। इसका सीमा कितनी लगी है, तो 106 किलोमीटर मात्र लगी हुई है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो चीन का जो राष्ट्रीय भाषा है वो है मंदारिन। और ध्यान रखिएगा कि चीन के राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। ध्यान रखिएगा बीजिंग। और विश्व में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है मंदारिन। ध्यान रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक दूसरी भाषा बोलने वाली कौन है, तो वो है मंदारिन। और ध्यान रखिएगा इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। इसके बाद है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया। तो ध्यान रखिएगा कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था, तो गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा, इसका कौन सा उपन्यास था, वो था टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि। और इस रेत की समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं कि 2023 में बुकर प्राइज किसके द्वारा जीते गए हैं। उनका नाम है जॉर्जी गोस्पो गोस्पो डिनो डिनो, जो कहाँ के हैं, ये बुल्गारिया के हैं। और ध्यान रखिएगा किसके लिए जीते हैं, तो ये जीते हैं टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। ध्यान रखिएगा। और इस टाइम शेल्टर का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किए गए हैं, तो एंजेल रोडेल के द्वारा की गई है। ध्यान रखिए 2023 में किसे दिया गया है, तो जॉर्जी गोस्पो डी नो को दिया गया है, जो कहाँ के हैं, बुल्गारिया के हैं। इसके बाद है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1969 ईस्वी में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। इसके बाद है
कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश डैश होती है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात का जो दिशा होता है वो क्या होता है, तो घड़ी की सुई के अनुदिश यानी दिशा में होता है, क्लॉकवाइज होता है। और ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है, तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो वो है मुजफ्फरपुर। ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर। कौन सा जिला, बिहार का कौन सा जिला है जो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है मुजफ्फरपुर। और ध्यान रखिएगा यहीं की एक लीची है शाही लीची, जो हाल ही में क्या इसे 2021 में इसे क्या दिया गया है, तो जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखने भागलपुर, यहाँ के हैं जर्दालू आम। तो ध्यान रखिएगा कि जर्दालू आम और शाही लीची ये कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं। इसे क्या दिया गया है, तो हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक कौन सा फल का उत्पादन होता है, तो वो होता है आम। बिहार में सर्वाधिक कौन से फल का उत्पादक होता है, आम। और दूसरे नंबर पर केला की होती है। ध्यान रखिएगा जर्दालू आम कहाँ के हैं तो ये भागलपुर के हैं, और शाही लीची मुजफ्फरपुर के हैं, जिसे हाल ही में क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है जीआई टैग। इसके बाद है कि वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि वुड्स डिस्पैच जो है ये किससे संबंधित है, तो शिक्षा सुधार से है। और ये कब आया था, तो 1854 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854 ईस्वी में आया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये कब आया था, 1854 ईस्वी में आया था। और ध्यान रखिएगा कि भारत में किसके सिफारिश पर अंग्रेजी लागू किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। कब, तो 1835 ईस्वी में इसी के द्वारा सुझाव दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 ईस्वी में। इसके बाद है कि 2024 ईस्वी का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा कि 2020 में कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था टोक्यो में हुआ था। ठीक है, और 2024 में कहाँ होगा, तो वो होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और ध्यान रखिएगा कि 2028 में कहाँ होगा, वो होगा लॉस एंजिल में होगा। ध्यान रखिएगा कि 2024 वाला कहाँ होगा ओलंपिक, पेरिस में होगा। 2028 वाला लॉस एंजिल में होगा। इसके बाद है कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइटल जीती है 2022 तक। तो ध्यान रखिएगा कि 2022 तक इसके अनुसार हो जाएगा मुंबई इंडियंस, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 5-5 जीती है। ध्यान रखिएगा कि 5 बार इसका भी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग कितने बार जीते हैं, तो 5-5 बार जीते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी, 2008 ईस्वी में हुई थी। और पहला खिताब किसके द्वारा जीता गया था, वो जीता गया था राजस्थान रॉयल के द्वारा। ध्यान रखिएगा पहला आईपीएल टाइटल किसके द्वारा जीता गया था, तो वो राजस्थान रॉयल के द्वारा जीता गया था। इसके बाद है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में पहला बार संशोधन कब किया गया था, तो 1951 ईस्वी में किया गया था। और ये इसमें क्या जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा कि संविधान में संशोधन कर पहली बार 1951 ईस्वी में किसको जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसके बाद है, चलिए आगे देखते हैं कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 167 में। ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 167 में है। इसके तहत क्या है कि राज्यपाल को 3 प्रकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 167 के तहत। और ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच का कड़ी कौन होता है, तो वो कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं। इसके बाद है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा
कि पूछा जाए कि 52वें संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है ध्यान रखिए इसका संबंध किससे है, तो दल बदल कानून से। दल बदल कानून किसमें है, तो 10वीं अनुसूची में है। कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसके बाद है कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था। तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्राप्त करने वाला जो पहला देश था वो था भारत। ध्यान रखिए कौन था, तो वो था भारत। ध्यान रखिएगा, और इसमें ऑप्शन में रहता भूटान, तो भूटान होता। ध्यान रखिएगा सबसे पहले भूटान के द्वारा दी गई थी, उसके बाद भारत के द्वारा दी गई थी। तो बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है वो था भारत। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ के शेख मुजीबुर रहमान, ध्यान रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान ये क्या थे यहाँ के, तो पीएम थे। इसके बाद है कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान किया कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और वह भारत सरकार को विधि यानी कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार को कानूनी मामले पर क्या करते हैं, तो सलाह देते हैं। ठीक है, ये जो आंसर होगा इसका होगा केवल 2। ध्यान रखिएगा, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति होती है, ये गलत है। नहीं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, और राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका चर्चा किस संसद में किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। और ध्यान किया ये लोकसभा के और राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन ये अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो किस संसद के नहीं कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 88 के तहत ये अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये संसद के किसी भी सदन का भाग, संसद के किसी भी सदस्य का संसद के किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए तो देख रहे हैं करंट है। चलिए इसका जो हो जाएगा एंजाइटी हो जाए। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है, तो कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा रेलवे। ध्यान रखिएगा कि सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान कौन करता है, तो वो रेलवे करता है। इसके बाद है कि पंचायत की शक्तियों का प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा कि पंचायत की शक्तियों का प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, किसमें, वो किया गया है अनुच्छेद 243 के 6 में किया गया है। 243 के 6 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद ध्यान रखिएगा 200 इसका जो चर्चा है पंचायती राज व्यवस्था का, वो है 243 से लेकर 243 के क से लेकर अड़ा तक है। और ध्यान रखिएगा कि 243 में क्या है, इसमें है परिभाषा, क्या है, तो परिभाषा दी गई है। और ध्यान रखिएगा कि 243 के क में क्या है, तो ग्राम सभा, और 243 के ग में क्या है, तो वो है पंचायतों की संरचना। और ध्यान रखिएगा कि सदस्यता के लिए निर्धारित राय किस अनुच्छेद में है, तो वो है 243 के घ में है। ठीक है, इसके बाद है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो जो म्यांमार का पुराना नाम था वो था बर्मा। ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये कब अलग हुआ था, तो 1937 ईस्वी में इसे अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा भारत से कब अलग कर दिया गया था, तो 1937 में कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और ध्यान रखिएगा ये कब ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, तो 4 जनवरी 1948 को। ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिशों से ये कब मुक्त हुआ था, तो 4 जनवरी 1948 को। इसके बाद है कि जो देख रहे हैं थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, तो ये है थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, श्याम है। और ध्यान रखिएगा कि जापान का पुराना नाम क्या है, निप्पन। और ध्यान कि ईरान के पुराना नाम है पर्सिया। इसके बाद है डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपसारी सीमा। इसके बाद है ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री है, तो कहाँ के हैं, यूके के हैं। इसके बाद है कि पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है। ध्यान रखिएगा बहुत भी क्वेश्चन है ये कि पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है, तो वो है प्रियंका चोपड़ा जोनस। इसके बाद है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा
कि जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ है, ये है अस्ताना। ध्यान रखिए इसका पहले कहाँ था, तो वो था नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी, तो नूर सुल्तान, और इसका फिर चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो अस्ताना। ध्यान रखिए कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो वो है अस्ताना। इसके बाद है, इसके बाद जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, यानी पूछा जाए कि विश्व के सबसे बड़ा भूमध्य कंट्री कौन सा है, तो वो है कजाकिस्तान। और ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान जो है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई। ध्यान रखिएगा कि मिड डे मील योजना की प्रारंभ कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1995 में। और ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या होता है, तो प्राथमिक क्लास के बच्चे को पोषाहार भोजन उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा मिड डे मील योजना कब शुरुआत हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को। इसके बाद ध्यान रखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा कि कहवे की कौन सा किस्म भारत में सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है अरेबिका। क्या होता है, तो वो होता है कहवे की किस किस्म का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है अरेबिका का होता है। ध्यान रखिएगा अरेबिका का होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा ये जो देख रहे हैं रोबोस्टा, ये भी किसका है, तो कॉफ़ी का ही क्या है, ये किस्म है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है वियतनाम में। वियतनाम में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत में पहला स्थापित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा हेली नेशनल पार्क। और ध्यान रखिएगा इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम भी बदल के क्या कर दिया गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा कब, तो 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। इसके बाद है कि पद्म विभूषण विजेता प्रभा अने निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा किससे जुड़े हैं, तो ये स्वर संगीत से जुड़े हैं प्रभा अने। और ध्यान रखिएगा 2023 में कितने लोगों को दिया गया है, ध्यान रखिएगा 2023 में 6 दिया गया है पद्म विभूषण, और 9 दिए गए हैं कि पद्म भूषण, और पद्मश्री कितने दिए गए हैं, 91 दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा पूछा जाए कि 6 क्या दिया गए हैं, तो पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 क्या दिए गए हैं, तो पद्म भूषण दिए गए हैं, और पद्मश्री कितने दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं 91। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि दिल्ली की लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के जो लाल किला थे वो किसने बनवाए थे, शाहजहाँ ने बनवाए थे। लेकिन दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा कि आगरा के किले में मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि आगरे के किला में मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था, वो बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। लेकिन दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के लाल किले में ही हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने करवाया था। ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में हीरे महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा। इसके बाद है कि यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इसे कब घोषित किया गया था, तो 1999 ईस्वी में घोषित कर दिया गया था यूनेस्को द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब, तो 21 फरवरी को। इसके बाद है चलिए तो देख रहे हैं कि अमित शाह को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ, तो वो हुआ है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है, तो वो है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल क्या की जाती है, तो प्रकाशित की जाती है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। ये देखिए जो ये करंट का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसाद, यानी ए हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कपास के संबंध में कथन सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं
कि भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये तो गलत है। भारत में तीनों होता है, छोटे रेशे वाले, मध्यम वाले और लंबे वाले, ठीक है। इसके बाद है कि भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। इसके बाद है कि कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है, बिल्कुल सही है। और इसकी पैदावार उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, तो ध्यान रखिए उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। और ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है कि ध्यान रखिएगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक क्या होता है, इसमें मतलब कि सहयोग करते हैं इसके कपास फसल के लिए। इसके बाद ध्यान रखिएगा इसे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादक और निर्यातक विश्व में सबसे पहला कौन सा देश है, तो वो है यूएसए करता है। यानी लंबे रेशे वाला का सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है कौन सा देश, तो यूएसए करता है। इसके बाद है कि सहायक एनजी, ध्यान रखिएगा कि सहायक एनजी का संबंध किससे है, तो वह है रक्षा प्रौद्योगिकी से। इसके बाद है कि दोहा राजधानी है, तो दोहा राजधानी किसकी है, तो ये है कतर की राजधानी। ध्यान रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो कतर में ही हुआ था। कतर की राजधानी कहाँ है, तो ये है दोहा। और ध्यान रखिएगा इसका मुद्रा कहाँ क्या है, तो रियाल है। ध्यान रखिएगा कि कतर की क्या है, तो ये है रियाल। इसके बाद तुर्की की राजधानी क्या है, तो अंकारा। ओमान की राजधानी मस्कट है। और सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क है, दमिश्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T+2 पुरस्कार जीता, जिसके 2010 के बाद से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 हो गई। तो ध्यान रखिएगा दुगनी होकर कहाँ पे 80 हो गई थी, वो हुआ था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा कि 2022 में T+2 अवार्ड किसने जीता है, वो जीता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। इसके बाद कान्हा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कहाँ पे है, ये है बांदीपुर कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक में है। इसके बाद है कॉर्बेट टाइगर कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का भाग या सदस्य नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, देख रही है यहाँ पे जो थाईलैंड देख रहे हैं, थाईलैंड है। ध्यान रखिएगा कि थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है। इसके बाद है भारत है, इसके बाद है म्यांमार हो गया। इसके बाद है भूटान है, बांग्लादेश है, 1 2 3 4 5 6 और श्रीलंका 7। ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल। तो ध्यान रखिएगा कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1997 ईस्वी में। और इसमें कुल कितने देश हैं, तो 7 देश शामिल हैं। ध्यान रखिएगा और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य, 7 हैं। मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका ढाका में है। स्थापना कब हुई थी, तो 1997 ईस्वी में। इसके बाद है कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि हरिजन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले दलित वर्गों के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। और सचिव किसे बनाया गया था, तो अमृत लाल विठल दास को बनाया गया था, विठल दास को। ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ के सचिव किसे बनाया गया था, तो अमृत लाल विठल दास को बनाया गया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो किया गया था बाबा अंबेडकर के द्वारा किया गया था। कब, तो 1924 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में किसके द्वारा, तो अंबेडकर के द्वारा की गई थी। इसके बाद है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, नगुल्ट्रम मुद्रा है। ध्यान रखिएगा नगुल्ट्रम जो है ये कहाँ की मुद्रा है, ये है भूटान की। ध्यान रखिएगा भूटान की है। और ध्यान रखिएगा कि भूटान की राजधानी कहाँ पे है, तो थिम्पू में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, भूटान की राजधानी कहाँ है, तो
थिम्पू में है। इसके बाद जो है देख रहे हैं यहाँ पे कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत भी ये तेनगे, तेनगे। कजाकिस्तान की मुद्रा तेनगे है। और ध्यान रखिएगा इसके बाद है कि मुद्रा म्यांमार की क्या है, तो क्यात है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, क्यात है, क्यात है। इसके बाद है भूटान के हो गया नगुल ट्रम हो गया। इसके बाद है कि दक्षिण कोरिया की क्या है, तो ओवान। ध्यान रखिएगा नगुल ट्रम भूटान की है, तेनगे कहाँ के हैं, कजाकिस्तान के हैं। इसके बाद है कियात कहाँ के हैं, तो म्यांमार के हैं। और ओवान कहाँ के हैं, तो दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो सियोल। इसके बाद है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है। ध्यान रखिए, बहुत भी क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मात्रा का कितना प्रतिशत भाग नौ परिवहनों द्वारा होते हैं, तो कितना होते हैं, तो 90% होता है। ध्यान रखिएगा कितना परसेंट होता है, 90% होता है। इसके बाद है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है। ध्यान रखिएगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है किस नदी पे बना है, तो वो चेनाब नदी पे बना है। किस नदी पे, तो चेनाब नदी पर चेनाब पुल है। इसके बाद है कि भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है। ध्यान रखिएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा रबर बांध बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है, तो फल्गु नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे, तो बिहार के गया में। इसके बाद है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ है ने कितने वर्षों तक शासन किया है। तो ध्यान रखिएगा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन के थे और इनका हाल ही में 2022 में क्या हो गया था, तो मृत्यु हो गया था। और ये कितने वर्ष तक शासन की थी, तो वो की थी 70 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा कि 70 वर्ष तक। अब ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन के सम्राट किसे नियुक्त किया गया है, तो चार्ल्स द्वितीय को। इन्हीं का पुत्र है चार्ल्स तृतीय है। ध्यान रखिएगा कि चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का सम्राट नियुक्त किया गया है। इसके बाद है घोषित किया गया है। इसके बाद है कि पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है। ध्यान रखिएगा कि पेटुआ घाट ये क्या है, तो मत्स्य गोदीवाड़ा है। ये कहाँ पे विकसित किए गए हैं, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन कौन सा राज्य है, तो वह है पश्चिम बंगाल। इसके बाद है कि 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 बनी थी, कोलकाता में अधिवेशन की थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यानी ऑप्शन जो होगा इसका ए और 2। और ध्यान रखिएगा कि 1887 मद्रास अधिवेशन में इनके द्वारा नारा दिया गया था कांग्रेसी बनो। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेसी बनो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था, तो वो दिया गया था तीसरी कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था। कब, तो 1887 में। किसके द्वारा, तो ये जो देख रहे हैं बदरुद्दीन तैयब के द्वारा। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद है कि बक्सर विद्रोह का संबंध था। ध्यान रखिएगा कि बक्सर विद्रोह का संबंध था, तो कहाँ से था, ये था बक्सर विद्रोह का संबंध था चीन से। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुई थी ये, तो चीन में हुई थी। कब, तो ये हुई थी 1898 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि बक्सर विद्रोह संबंधित था कहाँ से, तो चीन से। इसके बाद है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1934 ईस्वी में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा बनाया गया था। और सचिव किसे बनाया गया था, तो जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। इसके बाद है कि सिंधु लिपि की लेखन दिशा कौन सी है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, तो वो है दाहिने से बाएं। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो किससे लिखी जाती थी, तो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। और ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, यानी ये क्या है, तो भाव चित्रात्मक है। ध्यान रखिएगा कैसा है लिपि है, तो भाव चित्रात्मक है, क्योंकि आज तक इसकी लिपि को पढ़ा ही नहीं गया है। लेकिन लिखा कैसे जाता था, दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता था। इसके बाद है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब ध्यान रखिएगा, एक तो ये हो गया। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि नागालैंड हो गया। इसके बाद हो गया, नहीं जी,
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को कब जोड़ा गया था? तो 1992 में। किस संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन के तहत। और ध्यान रखिएगा इसके बाद कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ध्यान रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितने भाषा को जोड़ा गया था? तो 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। तो टोटल कितना हो गया? 8। मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? तो वो थी 14, और ये जो देख रहे हैं 8 मिला के कितना हो गया? तो 22। तो अभी कितने हैं वर्तमान में? तो 22 हैं। इसके बाद है कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था। ध्यान रखिएगा कि संगम काल में समाज कितने भागों में बटा था? तो 4 भागों में बटा था। तो संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को जाना जाता था किस नाम से? तो वेनिगर के नाम से जाना जाता था। संगम काल में व्यापारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? वेनिगर के नाम से। और ध्यान रखिएगा जो शिल्पकार होते थे, शिल्पकार, वो किस नाम से जाने जाते थे? तो पुलैन के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद है कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा कि ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान दो भागों में बट गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरी पूर्वी पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था मुक्ति वाहिनी। ध्यान रखिएगा इसमें भारत ने किसका सहयोग किया था? तो पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाल को सहयोग किया था। कब? तो 1971 में। इसके बाद है कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा कि नेपाल के जो पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ध्यान रखिएगा कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। इसके बाद है कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि अपच के उपचार के लिए निम्न से इसमें से किस दवा का उपयोग किया जाता है? वो है अम्लत्व नाशक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लत्व नाशक का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।